नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी फिर नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी। माँ, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती। बात खत्म करती रंजिता की आंखें डबडबा आई थीं। कौन सी बात मान लूं? सुधीर से ही शादी करेगी, यही ना? दमयंती का स्वर उत्तेजित था। तुम उससे मिलकर तो देखो। अगर उससे मिलकर तुम मना कर दोगी तो मंजूर है, पर बिना देखे बिना मिले ही। देखना ही क्या है? साहबजादे कोई काम तो करते नहीं, तुम्हारी कमाई पर ऐश करने के सपने देख रहे हैं। बाद में बहुत पछताओगी, कह देती हूँ। ये बातें कल्पना में ही अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में आदर्श काम नहीं आते। उसमें क्या कमी है जो मेरा सहारा चाहेगा? है ही क्या उसमें? हमेशा का टॉपर रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकता है। तुम नहीं जानती वह कितना महत्वाकांक्षी है, इसलिए सारी महत्वाकांक्षाएं धरी रह जाती हैं। हिंदी में पीएचडी वालों को कौन पूछता है? तुम डॉक्टर हो और वह क्या है? उसका पेपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगले महीने ही वह अमेरिका जा रहा है। मेरा कौन सा पेपर कहीं पढ़ा गया है माँ? ऐसे ही 30 मार्का थे तो किसी और काम में न लग जाते, बेकार कलम न घिस रहे होते। कंपटीशन में हिंदी वालों को कौन पूछता है? दमयंती के स्वर में व्यंग बज रहा था। ओह माँ, तुमसे बहस करना बेकार है, पर एक बात अच्छी तरह से सुन लो। मैं सिर्फ सुधीर से ही शादी करूंगी और किसी के लिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। तेजी से अपनी बात कह रंजिता कमरे से बाहर चली गई थी। बेटी की पीठ देखती दमयंती जल गई थी। इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और आज वही लड़की तमाचा सा मारकर चली गई। जब से रंजू ने सुधीर के साथ अपने विवाह की घोषणा की है, माँ बेटी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। पति से रंजिता का निर्णय बताने का मतलब घर में घोर अशांति को बुलावा देना था। क्रोध में शशांक उल्टा सीधा न जाने क्या कर बैठे। रंजिता को लाड़ प्यार करते देख वह कितना नाराज रहे हैं। रंजिता तो जैसे उसी की बेटी है। मेडिकल कॉलेज की मेधावी छात्रा रंजिता से सबको क्या क्या अपेक्षाएं थी। हर अपेक्षा में वह खरी भी उतरी। एमबीबीएस परीक्षा में सर्वोच्च अंक 3-3 स्वर्ण पदक पा उसने सबका मस्तक ऊंचा कर दिया था। सब उसे सराहते न थकते। वर्मा जी की तो एक ही बेटी 1000 बेटों के बराबर है। बड़े भाग्यवान माँ बाप हैं। उन बातों को सुनती दमयंती गर्व से फूल उठती। स्वयं पढ़ाई में तेज होने के बावजूद दमयंती को पढ़ाई अधूरी ही छोड़नी पड़ी थी। कितना मन था वह डॉक्टर बनती, पर उस जमाने में माँ बाप की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। रंजिता के जन्म के समय भी उसे कम अपमान नहीं झेलना पड़ा था। लड़की जन्मी है, सुनते ही सास मिठाई के डिब्बे सहित पोती का मुंह देखे बिना ही वापस लौट गई थी। दमयंती ने बेटी को सीने से लगा तभी संकल्प ले लिया था, अपनी बेटी को वह इस लायक जरूर बनाएगी जिससे उसका कुल खानदान गौरव पा सके। जैसे जैसे रंजिता बड़ी होती गई, दमयंती को शक्ति मिलती गई। हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक ले वह माँ का गौरव बढ़ाती गई। पति ने बेटी की शिक्षा के प्रति कभी उत्साह नहीं दिखाया। अंततः लड़की को तो घर की चाकरी ही करनी पड़ती है, बेटा होता तो बात और थी। पति की इस मानसिकता को बदल पाना संभव नहीं था। फिर भी बेटी की पढ़ाई में पति ने ज्यादा दखलंदाजी नहीं की थी। दमयंती उतने से ही संतुष्ट थी। सास जब तक जीवित रही ठंडी सांस भरती रही, एक ही बात दोहराती रही। एक बेटा हो जाता तो शशांक को वंश का दीपक मिल जाता। रंजिता दादी की बात से चिढ़ जाती। आपकी सेवा तीमारदारी पोते से ज्यादा अच्छी तरह करूंगी दादी। मुझसे पापा का वंश क्यों नहीं चलेगा, बताइए तो। रंजिता पर क्रुद्ध दृष्टि डालती सास पोते की आस लिए ही स्वर्ग चली गईं।
रंजिता को जब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला तो दमयंती आह्लादित हो उठी थी। शशांक ने उसकी प्रसन्नता पर चेतावनी दे डाली थी। अभी तो बेटी को डॉक्टर बनाने की खुशी में मगन हो, पर जब इसके लायक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तब इसी पढ़ाई पर पछताओगी। क्यों, क्या कमी है हमारी बेटी में? इसके लिए हीरे सा दामाद लाऊंगी। अपनी जात में पढ़े लिखे लड़के कितने होते हैं। तुम तो भाग्यवान थी जो मैं मिल गया, वरना किसी गुड़ के व्यापारी के पल्ले बंध जाती। शशांक की उस बात में सच्चाई जरूर थी। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, पर उनकी बिरादरी वालों में आज भी रुपया कमाना ही मुख्य बात समझी जाती थी। पढ़ाई लिखाई की जगह बड़े होते लड़के पिता के साथ गद्दी संभालने में जुट जाते। शशांक की व्यवसायिक बुद्धि में उसके खानदानी व्यवसाय का बहुत बड़ा योगदान था। रंजिता ने दमयंती को कभी निराश नहीं किया। जैसे जैसे वह उम्र और पढ़ाई की सीढ़ियां चढ़ती गई, दमयंती के सपने बड़े होते गए। इतनी योग्य बेटी के लिए दामाद उससे ज्यादा शिक्षित और बुद्धिमान होना चाहिए। सुपात्रों की लिस्ट काटती छांटती दमयंती नाराज हो उठती। योग्य लड़कों का सचमुच अकाल ही पड़ गया था। वैसे भी रंजिता ने साफ साफ कह दिया था, पढ़ाई पूरी किए बिना उसे शादी नहीं करनी है। बहुत खोजने पर भी दमयंती बेटे के लिए मनचाहा वर नहीं पा सकी थी। बहुमुखी प्रतिभा वाली बेटी के लिए भगवान ने सर्वगुण संपन्न वर शायद बनाया ही नहीं था। मन ही मन दमयंती भगवान पर नाराज होती, उलाहना देती, पर मनचाहा दामाद नहीं मिल सका। एमबीबीएस के बाद रंजिता ने एमडी भी कर लिया। अब वह सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जा रही थी। बेटी की सफलता पर जहां लोग बधाई देते, वहीं दमयंती का मन रो उठता। 28 साल की बिन ब्याही बेटी को अकेले विदेश भेजते उसका मन कचोट रहा था। शशांक ने रंजिता से बात करनी छोड़ रखी थी, पर रंजिता अमेरिका जाने की जिद ठाने बैठी थी। दमयंती बार बार पछताती, काश बेटी की शादी ठीक समय पर कर देती। वर्षों के संस्कारों को समूल उखाड़ फेंकना क्या संभव होता है? शुरू शुरू में अच्छे अच्छे लड़के उनकी नजर नहीं चढ़ते थे, और अब लड़कों की उम्र रंजिता से कम निकलने लगी थी। पिछले दिनों रंजिता किसी सेमिनार में दिल्ली गई थी। दूर के रिश्तेदार के घर 15-20 दिनों के प्रवास में ही उसकी मुलाकात सुधीर से हुई थी। सुधीर दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में शोध कार्य कर रहा था। दूर के जिन रिश्तेदार के यहाँ रंजिता ठहरी थी, उन्हीं का वह परिचित था। न जाने उन दोनों के बीच क्या पला पनपा कि रंजिता ने घर आते ही सुधीर के साथ अपनी शादी का फैसला दमयंती को सुना दिया था। दमयंती तो आकाश से नीचे आ गिरी थी। कुछ देर तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली थी। क्या सपने देखे थे, क्या मिला? लड़की का दिमाग जरूर फिर गया है, वरना स्वयं डॉक्टर होते हुए एक हिंदी पढ़ने वाले से शादी करेगी। बचपन से दमयंती ने सुना था सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी बेकार का विषय है। उसके बाबूजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए घर में प्राइवेट नौकरी करने वालों, शिक्षकों आदि को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। दमयंती के बाबूजी का बस चलता तो रंजिता की शादी किसी आईएएस अधिकारी से कर देते, पर रंजिता अड़ गई थी। दमयंती से साफ साफ कह दिया था, अगर शादी ही मुख्य बात थी तो डॉक्टर क्यों बनाया? बीए एमए के बाद शादी कर देती। मैं अपना करियर नहीं बिगाड़ सकती। रंजिता की जिद के आगे उसे हमेशा हथियार डालने पड़े थे। आज दमयंती उस घड़ी को कोस रही थी जब रंजिता दिल्ली गई थी। बिना खाना खाए रंजिता ने अपना कमरा बंद कर लिया था। दमयंती के लाख अनुरोध के उत्तर में सिर दर्द का बहाना किए पड़ी रंजिता बाहर नहीं आई थी। बेटी की जिद पर दमयंती को चाहे कितना भी गुस्सा आया हो, पर भूखी पड़ी रंजिता के लिए उसका मातृत्व हाहाकार कर रहा था। सोने का बहाना किए पड़ी दमयंती के आगे उसका पूरा अतीत उमड़ घुमड़ रहा था। उस रूप में 30 वर्ष पूर्व की दमयंती अपने को साफ देख पा रही थी। काश
वह भी रंजिता सी साहसी होती। इकलौती दुलारी बेटी दमयंती के लिए राजा नल जैसा वर खोज लाने के लिए अम्मा बाबूजी कृत संकल्प थे। उतनी सुंदर गुणवंती बेटी के लिए वर की क्या कमी थी। बाबूजी स्वयं सरकारी नौकरी में थे। बड़े भैया एमए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं दिनों दमयंती की सहेली नीरा का बड़ा भाई बंबई से आर्ट की कोई बड़ी डिग्री लेकर घर वापस आया था। अनिल का व्यक्तित्व ही उसके कलाकार का परिचायक था। लंबा कद, बड़े बड़े घुंघराले बाल, सपनीली आंखों के साथ उसका गौरवर्ण किसी ग्रीक देवता का भ्रम देते थे। बड़े उत्साह से नीरा ने दमयंती का परिचय अपने भाई से कराया था। भैया, ये दमयंती हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं। रियली? उसके कहने के ढंग में पता नहीं अविश्वास था या प्रशंसा। नीरा नाराज हो उठी थी। तुम्हें विश्वास नहीं? ठहरो, अभी दिखाती हूँ। अपनी बात सिद्ध करने के लिए नीरा वह पत्रिका खोजने चली गई थी जिसमें पिछले माह दमयंती की कविता छपी थी। नीरा के जाते ही अनिल ने हल्के स्वर में कहा था, आप तो स्वयं कविता हैं, आप पर तो कविताएं लिखी जानी चाहिए। उसकी बात पर दमयंती लाल हो उठी थी। थोड़ी देर बाद नीरा हाथ में पत्रिका थामे वापस आई थी। ये देखो, तुम नहीं मान रहे थे ना? पढ़ो, ये इसी की कविता है। इतनी स्तरीय पत्रिका में यूं ही कविता नहीं छप जाती। मैंने कब नहीं माना? ये तो ऊपर से नीचे तक कवितामयी हैं। भैया, तुम फिर मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आगे कुछ न कहे उसने पत्रिका में आंखें गड़ा दी थी। उस रात दमयंती सो नहीं सकी थी। अनिल के शब्द बार बार उसे गुदगुदा जाते। उस दिन के बाद से दमयंती और नीरा की बैठकों में अनिल हमेशा शामिल होता। उसकी बातें इतनी रोचक होती कि दमयंती को घर लौटने में हमेशा देर हो जाती। घर तक पहुंचाने अनिल ही आया करता। घर पहुंचकर भी दमयंती अनिल के पास लौटने को व्याकुल रहने लगी थी। माँ ने 2 दिनों के लिए मौसी के घर जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मौसी के घर जाना दमयंती को हमेशा बहुत अच्छा लगता, पर उस दिन वहां जाना खल रहा था। 3 दिन बाद उतावली सी दमयंती नीरा के घर पहुंची थी। पहुंचते ही नीरा ने उसके हाथ में एक चित्र थमा दिया था। पहचान, ये किसकी तस्वीर है? गौर से देखने के बाद भी दमयंती उस युवती को पहचान नहीं सकी थी। ओह, मैं इसे नहीं पहचानती। नहीं पहचान पाई? अरे, ये तेरी उसी कविता की विरहणी है। मेरी कविता? वही जो भैया को दिखाई थी? ओह, मैं समझी किसी परिचित की है, इसीलिए। वाह, इससे ज्यादा तेरा परिचित और कौन होगा? ये तो मेरी अपनी सृष्टि है। सच, बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति है। इसके चेहरे की पीड़ा में मेरी कविता साकार है। दमयंती उस चित्र पर मुग्ध थी। तेरी कविता की बड़ी तारीफ कर रहे थे भैया। कह रहे थे वे तेरी कविता की पुस्तक छपवाएंगे। एक पृष्ठ पर कविता को साकार करता उनका चित्र रहेगा और दूसरे पृष्ठ पर तेरी कविता। जोड़ी खूब जमेगी ना? धत! शैतानी से कही गई नीरा की बात पर दमयंती रोमांचित हो उठी थी। भैया इंटरव्यू देने दिल्ली गए हैं। जाते जाते कह गए हैं तेरी कविताएं इकट्ठी कर रखूं। सारी कविताएं खोजकर निकाल दे दम्मो, वरना उनकी डांट खाऊंगी। मेरी कविताएं इस लायक नहीं कि किताब छपवाऊं। उन्हें मेरा धन्यवाद दे देना। ये सब खुद ही कह देना। 2 दिन बाद तो आ ही रहे हैं। वो 2 दिन दमयंती ने बेहद बेचैनी में काटे थे। तीसरे दिन ही नीरा के घर पहुंच गई थी। दरवाजा अनिल ने ही खोला था। आइए, आप ही का इंतजार था। जी, मेरा? हाँ, आपको खुशखबरी जो देनी थी। कौन सी खुशखबरी? यही कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब तो मिठाई मिलेगी ना? वाह, सिलेक्शन आपका हुआ, मिठाई मैं खिलाऊं? अपनों की सफलता पर मिठाई नहीं खिलाई जाती दमयंती। गहरी दृष्टि से उसे देखता अनिल हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। ठीक है, परसों मेरा जन्मदिन है। आप आइएगा, जी भर मिठाई खिलाऊंगी।
उसके लिए तो मेरी शुभकामनाएं ही मिलेंगी। परसों ही मुझे ज्वाइन करना है। आपकी मिठाई उधार रही, पर आज मेरी ओर से खाइए। वह दिन हंसी मजाक में बहुत अच्छा गुजर गया था। दमयंती का घर वापस लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, पर माँ ने आते आते जल्दी लौटने की ताकीद कर दी थी। वापस लौटती दमयंती ने उसे छेड़ा था, मेरी मिठाई उधार रही, वैसे आपकी प्रेजेंट भी उधार है ना। आप जिस चीज की चाह करें हमेशा पाती रहें। कहकर तो देखिए, क्या चाहिए। उन शब्दों में अनिल बहुत कुछ कह गया था। वह जो चाहेगी मिलेगा। इतने दिनों में दमयंती इतना तो जरूर समझ गई थी, अनिल का साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर वह कामना करे जीवन भर उसे अनिल का साथ मिले, तो क्या ये कामना भी पूरी होगी। अपनी कामना पर लजा दमयंती ने अपनी हथेलियों में मुंह छिपा लिया था। दमयंती के जन्मदिन पर नीरा ने उसका फुल साइज चित्र उपहार में दिया था। चित्र इतना सजीव था मानो दमयंती को सामने बैठा चित्रकार ने चित्र बनाया हो। चित्र देखते बाबूजी के माथे पर सलवटें उभर आई थीं। बड़े भैया चुप रह गए थे और दमयंती अभिभूत थी। कब कैसे अनिल ने उसका यह चित्र बनाया था, मन में गुदगुदी सी उठी थी। रात में बाबूजी ने गंभीर स्वर में पूछा था, अपनी तस्वीर बनाने के लिए किसकी अनुमति ली थी, कितनी सिटिंग्स दी थी। मैंने किसी को सिटिंग नहीं दी थी बाबूजी, मुझे खुद नहीं पता कैसे। झूठ बोलते शर्म नहीं आती। अगर खुद सामने बैठकर तस्वीर नहीं बनवाई तो अपनी फोटो दी होगी। मैंने किसी को कोई फोटो नहीं दी। दमयंती रोने रोने को हो आई थी। मैं नहीं मानता। सुशीला, कल से ये लड़की कहीं बाहर नहीं जाएगी। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। इसे समझा दो, उस निकम्मे आर्टिस्ट से हमें कोई रिश्ता नहीं करना है, वरना। दमयंती लाख रोई, मिन्नतें की, पर उसे घर की चहारदीवारी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली। नीरा मिलने आई थी। दमयंती उससे लिपटकर खूब रोई थी। पूरी बात सुन नीरा गंभीर हो आई थी। भैया से शादी करेगी दम्मो? अभी भले ही वह कुछ नहीं है, पर एक दिन वह जरूर नामी कलाकार बनेंगे। तुझे बहुत पसंद करते हैं वह। नहीं नहीं, यह कभी संभव नहीं है नीरू। बाबूजी को तू नहीं जानती, वो कभी तैयार नहीं होंगे। तेरी अपनी मर्जी कुछ नहीं है दम्मो। सोच कर देख, भैया के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जिएगी। वह तुझे वो सारी खुशियां दे सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिंदगी जीने के लिए बचूंगी तब ना। कोशिश तो करके देख। भैया तेरे लिए बहुत परेशान हैं। तेरी तस्वीर दे, वह तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। वह नहीं जानते थे उनका यह सरप्राइज तेरे इतने बड़े दुख का कारण बन जाएगा। अपने को बेहद अपराधी मान रहे हैं वह। इसमें उनकी क्या गलती है नीरू? मेरा चित्र बना, उन्होंने तो मुझे मान दिया है। जीवन भर इस उपहार को याद रखूंगी। उनसे कहना वे मेरे लिए परेशान न हो, बस यही विनती है उनसे। नीरा के कंधे पर सिर रख दमयंती रो पड़ी थी। जल्दी ही बाबूजी ने दमयंती की शादी तय कर दी थी। पढ़ाई छुड़ाए जाने के विरोध में दमयंती ने रो रो कर घर भर दिया था, पर उसकी एक न चली। अमीर व्यापारी परिवार में जन्मे शशांक का चयन पुलिस अधिकारी के रूप में हो चुका था। पुलिस के दबदबे से बाबूजी हमेशा प्रभावित रहे। विवाह के समय दमयंती फूट फूट कर रोई थी। डॉक्टर बनने के उसके सपने छिन्न भिन्न हो गए थे। ससुराल में धन की कमी नहीं थी। व्यापारी श्वशुर ने वैध अवैध सभी तरह से धन अर्जित किया था। पुलिस को पैसा खिलाते अपने पुत्र को पुलिस की नौकरी में भेजने की प्रेरणा उन्हें इसी बात से मिली थी। शशांक ने उनका सपना पूरा कर पिता का ऋण चुकाया था। शशांक ने भी अपने पिता की व्यवहारिक बुद्धि पाई थी। उसके लिए धन ही सब सुखों का मूल था। भावुकता के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं थी। कभी अंतरंग क्षणों में भी उसकी व्यावसायिक बुद्धि दमयंती को तिलमिला देती।
तब उस समय अनिल की भावप्रवण हंसती आंखें, जिनमें दमयंती के लिए ढेर सारी चाहत, ढेर सी प्रशंसा होती, बहुत याद आती। सब कुछ पाकर भी क्या वह अपने जीवन से संतुष्ट है? अगर ये सच होता तो अनिल की चर्चा पत्र पत्रिकाओं में देखती पढ़ती वह व्याकुल क्यों हो उठती है? पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित अनिल का समाचार पत्र में प्रकाशित चित्र उसने आज तक सुरक्षित क्यों रख रखा है? अनिल आज देश के नामी कलाकारों में से है। बंबई में उसकी चित्र प्रदर्शनी ने धूम मचा दी थी। हर अखबार में उसकी चर्चा रहती है। न जाने कितनी बार दमयंती सोचती रही, क्या वह उसे अभी भी याद होगी? उसका बनाया वह चित्र इस घर में कभी ना आ सका। बाबूजी का वश चलता तो उस चित्र को उसी दिन जला डालते, पर बड़े भैया ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। इतने सुंदर चित्र को नष्ट करने से क्या लाभ? हमारी दमयंती इस चित्र में हमारे पास हमेशा रहेगी। भैया की उस बात के लिए दमयंती उनकी कितनी आभारी है। वह जब भी घर गई उस चित्र को निहारती रह गई। क्या अनिल के मानस में उसकी इतनी स्पष्ट छवि अंकित थी? शशांक ने एक पति की भूमिका ठीक नहीं निभाई, ऐसा वह नहीं कह सकती, पर मन का कोई कोना हमेशा अतृप्त कोरा ही रहा। ससुराल के उतने बड़े कुनबे में घर परिवार के दायित्व निभाती बड़ी बहू दमयंती की कविता, उसकी कवियत्री न जाने कहाँ मर खप गई। उस घर में जहाँ साहित्यिक पत्रिकाओं की खरीद बेकार का खर्च माना जाता, वहाँ कविता लिखने पढ़ने की बात भी दिमागी फितूर भर होता। शुरू शुरू में दमयंती का कवि हृदय रो उठता, पर धीमे धीमे उसने अपने आप को उसी परिवेश में ढाल लिया था। बेटी का जन्म उसकी नई संपूर्ण कविता थी। बड़े प्यार जतन से उसकी देखभाल करती दमयंती अपना अतीत भूल गई थी। उसके बड़े होने का एक एक पल दमयंती ने जिया था। उसी बेटी ने कहीं संदूक की तह में नीचे दबी उसकी वो कविता खोज निकाली थी जिस पर अनिल ने कविता की विरहणी का चित्र बनाया था। रंजीता का मुंह खुशी से चमक रहा था। माँ, ये तुम्हारी कविता है? सच माँ, ये तुमने लिखी थी? हाँ हाँ, पर तुझे ये कहाँ मिली? ओह माँ, तुम ग्रेट हो। इतनी अच्छी कविता तुमने लिखी थी माँ। अब तुम क्यों नहीं लिखती? छोड़, ऐसी क्या अच्छी है, अब समय कहाँ मिल पाता है। दमयंती संकुचित हो उठी थी। नहीं माँ, ये कविता तो बहुत ही अच्छी है, विश्वास नहीं होता। बचपन से बस तुम्हें घर गृहस्थी के कार्यों में उलझा देखा। तुम लेखिका हो, कांट बिलीव इट। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया। आज कॉलेज नहीं जाना है? नहीं जाना है। पहले प्रॉमिस करो, आज अपनी सारी कविताएं खोजोगी और फिर लिखना शुरू करोगी, तभी कॉलेज जाऊंगी। क्या करेगी उन कविताओं का? किताब छपवाऊंगी। भारत के महान कलाकार अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगी तुम्हारी कविताओं के लिए चित्र बनाएं। देखना, उनके चित्रों के साथ ये कविताएं सुपर हिट हो जाएंगी। दमयंती का चेहरा फक पड़ गया था। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला था। रंजीता ने किस अपूर्ण सपने को जगा दिया था? उसे चुप देख रंजीता डर गई थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। अब चल जल्दी कर, वरना कॉलेज को देर हो जाएगी। ओके, पर मेरा प्रॉमिस पूरा करना होगा। शाम को रंजीता ने बड़े लाड से अपने पिता को सूचित किया था। यू नो पापा, हमारी माँ एक ग्रेट पोएट्स हैं। होगी, पता नहीं। पिता से जरा भी उत्साह न पा रंजीता खींच उठी थी। सच पापा, आप तो पुलिस की नौकरी में रहकर बस हत्या, चोरी, डकैती को ही सोच सकते हो। ऐसा ही होता है, शादी के बाद तू भी अपनी माँ जैसी ही हो जाएगी। नेवर, मैं अपने को हमेशा जीवित रखूंगी पापा। किसी के लिए अपने को खत्म नहीं करूंगी। सचमुच डॉक्टर रंजीता के हृदय में एक सुकुमार, संवेदनशील लड़की हमेशा मुखर रही है। तब तेरी निभ चुकी, खूब निभेगी। मैं तो उसी से शादी करूंगी जो मेरे मन को समझ सके। दमयंती, इस लड़की को तुम बिगाड़ रही हो। इसे किससे क्या बात करनी है नहीं जानती। लाख पढ़ लिख ले, पर है तो लड़की ही।
बाप के सामने अपनी शादी के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? संभालो इसे वरना। आक्रोश में वह आगे कुछ न कह सके थे। दमयंती डर गई थी। पहले दिन से ही उस पुरुष का शुष्क स्वभाव वह जान गई थी। पति के अधिकारों का प्रयोग करते उसने दमयंती की भावनाओं की परवाह कभी नहीं की थी। उस नीरस व्यक्ति के साथ दमयंती ने जीवन भले ही काट लिया, पर उसका मन पुलकित शायद ही कभी हुआ हो। वैसे दुनिया वालों की निगाह में दमयंती भाग्यशाली थी। पुत्र की कमी पति को हमेशा खटकती रही, पर लाख पूजा पाठ के बाद भी रंजिता के बाद उनकी कोई संतान न हो सकी थी। अब तो बेटी ब्याहने लायक थी। उसकी शादी के बाद नाती का मुंह देख लें तो जीवन सार्थक हो जाए। सच तो यह था, उस परिवेश में जीती दमयंती ने जाने अनजाने अपने को उन्हीं तौर तरीकों में ढाल लिया था। उसके मन की कविता सरिता सूख गई, पर उसके लिए भी उसने किसी को दोष नहीं दिया था। शायद लड़कियों की नियति यही होती है। रंजिता की बातों से क्षुब्ध दमयंती को नींद नहीं आ रही थी। दमयंती अचानक चौंक उठी थी। माँ बाप ही बेटी के लिए सुपात्र खोज सकते हैं, क्या ये बात सच है? अगर अनिल से उसका विवाह हुआ होता तो क्या मन में वह यूं रोती रह जाती? शशांक ने उसका शरीर जरूर पाया, पर उसके मन में झांकने की क्या कभी जरूरत समझी थी? क्या उसके माता पिता का फैसला ठीक था? अपने लिए अनिल की आंखों में ढेर सारी चाहत, प्यार और प्रशंसा की मिली जुली चमक तो उसे जीवन में बस एक बार मिली थी। उस पूंजी को उसने अपने दिल की गहराइयों में दबा उसके अस्तित्व को भुलाने की लाख कोशिश की, पर जब तक वो चाहत भरी आंखें उन गहराइयों से उभर दमयंती को मोहाविष्ट करती रही हैं। पत्नी, मां बनकर भी दमयंती अनिल को भुला नहीं सकी। न जाने कितनी बार, कितनी जगह अनजाने ही वह सोचती रही, अगर शशांक की जगह अनिल होता तो। दमयंती पूरी तरह जाग चुकी थी। अपने माता पिता की जिद को उसने हमेशा गलत ठहराया। आज मां के रूप में वह खुद भी वैसी ही जिद ठाने बैठी है। उसके अपने मन का जो कोना खाली रह गया, भगवान न करे रंजिता के मन का कोई भी कोना रीता रहे। अगर रंजिता का मन पति के प्यार मान की चाहत से लहलहा न सका तो क्या वो सह सकेगी? रंजिता कितनी भावुक है, उसे तो संवेदनशील पति ही समझ सकता है। हो सकता है सुधीर में उसने वो सब देख पा लिया हो जो कभी दमयंती ने अनिल में पाया था। दमयंती को बेटी का साथ देना ही होगा। पति के विरोध को वह ढाल बन झेल लेगी, पर रंजिता के निर्णय पर खरोंच भी न आने देगी। रंजिता को किसी के लिए जबरन समर्पित नहीं किया जा सकता। अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का अधिकार उसे मिलना ही चाहिए। पास सो रहे पति की ओर से करवट बदल दमयंती ने सुबह की प्रतीक्षा में आंखें मूंद ली थीं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।